Dear students, as usual, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and we are discussing here the first lesson of Social Science book of 6th class. Students, as you know, we have completed the lesson in many parts. I have posted many videos of this lesson. I hope you have watched them. मुझे आशा है कि आपने इसके जितने भी वीडियो थे इस लेसन के ज़रूर देखे होंगे. Today we are going to solve the question answers of this lesson. आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. Let's start the questions. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 is, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में why is यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट. यहाँ एक टर्म आई है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. ये टर्म अपने इस लेसन के एकदम स्टार्टिंग में आई थी. जिन्होंने लगातार वीडियो देखे हैं, जिन्होंने सारे वीडियो देखे हैं, उनको ज़रूर नॉलेज में होगा कि ये टर्म स्टार्टिंग में आई थी. अभी मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा जहाँ ये टर्म है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए इसलिए ये बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये एक टर्म है. ये टर्म है जो क्या बताती है कि दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेसी है, जितने भी लोकतंत्रात्मक देश हैं जहां लोकतंत्र है, वहां ये एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने की व्यवस्था है. और किसी भी आधार पर, भले ही कोई इकोनॉमिकली साउंड है, भले ही कोई मेल है या फीमेल है, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वोट देने की इसमें जो व्यवस्था है वो नहीं होती है. हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो कौन सी जाति का है, कौन से भले ही वो किसी भी रिलीजन से टच में रहता है, किसी भी आधार पर उसको 2 वोट देने की ये छूट नहीं है. ये एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो यहां पर यह पूछा जा रहा है, इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट. कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है. तो आइए हम लोग चलते हैं. लेट्स गो एट दैट प्लेस वेयर इट इज डेस्क्राइब्ड. जहां इसको डेस्क्राइब किया गया था वहां हम लोग चलते हैं. दिस इज ए वेरी लार्ज एंड लॉन्ग लेसन. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट क्यों है. यू कैन लुक द टर्म इन बोल्ड लेटर्स. यहां आप बोल्ड लेटर्स में इसको देख सकते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यहां लिखा हुआ है. तो यहां पर पूछा गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. तो इसका आंसर आपको यहां से लिखना है. मैं आपको एक बार इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको कहां से लिखना है. यू शुड राइट द आंसर फ्रॉम द आइडिया. यहां से स्टार्ट करना चाहिए आपको. नॉट एग्जैक्टली, यस, ये रॉन्ग हो रहा है. ये जो मैं इसका टूल का यूज कर रहा हूँ ये ठीक से हो नहीं पा रहा है. यस, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. ये आइडिया ऑफ इक्वलिटी के ऊपर आधारित है. इक्वलिटी यानी समानता पर. ये समानता के विचार पर आधारित है. ये जो आइडिया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, जो आइडिया है वो बेस है आइडिया ऑफ इक्वलिटी पर, यानी समानता के विचार पर आधारित है. बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट्स, ये कहता है, दैट एवरी एडल्ट, कि हर वयस्क, अडल्ट कौन होता है, जो 18 ईयर्स के अबोव एज रखता है, 18 वर्ष से ऊपर की एज जिसकी होती है इंडिया में, वो अडल्ट है. तो ये क्या कहता है, ये जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है,
इट स्टेट्स, ये कहता है, दैट एवरी अडल्ट, की हर वयस्क, इन ए कंट्री, किसी भी देश में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उसकी दौलत से संबंध न रखते हुए, एंड द कम्युनिटीज, किसी समुदाय से संबंध न रखते हुए, ही और शी, यानी भले ही वो मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, बिलोंग्स टू हिज वन वोट, यानी वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कितनी भी वेल्थ उसके पास हो, वो ही हो या शी हो, हैज वन वोट, केवल एक वोट रखता है वो। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है, ये समानता के आधार पर, ये समानता के विचार पर आधारित है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड राइट द आंसर फ्रॉम द आइडिया ऑफ विच आई मेंशन्ड विद ए रेड लाइन। यहाँ रेड लाइन से जो मैंने मेंशन किया है, द आइडिया ऑफ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक लास्ट में वोट तक आपको इसको कंप्लीट करना है। सो लेट्स गो फर्दर, आइए आगे चलते हैं। हाउ आई इरेज इट, कैसे इरेज कर सकता हूँ? यस, ओके। नाउ वी हैव टू गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, बुक्स आर अवेलेबल नाउ ऑन द शॉप। शॉप के ऊपर बुक्स अवेलेबल है, यू कैन परचेज द बुक्स सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क, ताकि आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकें, रिटर्न वर्क। बुक्स आ गई है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पर जो बॉक्स दिया हुआ था, ये रहा। आर्टिकल 15 पर जो बॉक्स है, ये रहा। यहाँ ये एक आर्टिकल 15 पर एक बॉक्स दिया हुआ है, कुछ बातें इसके बारे में बताई हुई है। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले वीडियोस में इसको आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें कहा गया है कि री रीड द बॉक्स, इस बॉक्स को वापस पढ़िए ऑन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पर, यानी धारा, ये आर्टिकल क्या है? अध्याय है एक तरह के। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अध्याय लिखे हुए, उसमें से आर्टिकल 15 एक अध्याय है। एंड स्टेट, और बताइए, टू वेज, दो तरीके, इन विच, जिसमें दिस आर्टिकल एड्रेसेज इन इक्वलिटी, वो दो तरीके बताइए जिनके द्वारा इस आर्टिकल में इन इक्वलिटी एड्रेस की गई है, संकेत किया गया है। वो कौन से दो प्रकार हैं जिनके थ्रू इन इक्वलिटी को एड्रेस किया गया है, असमानता को एड्रेस किया गया है? स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग, आई एम सेइंग यू द आंसर। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, यू हैव टू नोट द आंसर, आपको नोट करना है आंसर, एंड देन यू कैन राइट इन योर फेयर नोटबुक। उसके बाद आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। आफ्टर री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15, यानी कि आर्टिकल 15 पर इस बॉक्स को री रीड करने के बाद, वी फाउंड, हमने पाया, दैट आर्टिकल 15 एड्रेसेस, कि आर्टिकल 15 एड्रेस करता है इन इक्वलिटी को इन द वे ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। दो प्रकारों से वो इन इक्वलिटी को एड्रेस करता है, एक तो कास्ट के आधार पर और एक रिलीजन के आधार पर। यहां आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को कहीं पहुंचने से रोका नहीं जा सकता है, भले वो कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेसिज्म के आधार यानी नस्ल के आधार पर। तो यहाँ पर कई प्रकार की इन इक्वालिटी को एड्रेस किया गया है। तो अपन ने लिखा है कि दो प्रकार से, यहाँ पर अपन ने इसमें दो ही प्रकार पूछे हैं, तो कास्ट एंड रिलीजन। तो मैंने आंसर बोल दिया है, फिर से एक बार फास्ट बोल देता हूँ, आपको लिखना है। After read the box on Article 15, we found that Article 15 addresses inequality in the way of caste and religion. Now we are going to next question. अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in what ways, किस तरीके से, in what ways was ओम प्रकाश वाल्मीकि's experience,
किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था, उसका जो अनुभव था, सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। अंसारी के जो एक्सपीरियंस से वाल्मीकि का एक्सपीरियंस कैसे सिमिलर था, कैसे समान था। हमने इस लेसन में दोनों एक्सपीरियंस पढ़े हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखे हैं मेरे लगातार, सारे नहीं देखे हैं तो अब देख सकते हैं आप जाके, अभी भी पढ़े हैं वो। तो ये दोनों जो एक्सपीरियंस थे ओम प्रकाश वाल्मीकि का और अंसारी का, ये दोनों सिमिलर कैसे हैं, एक जैसे कैसे हैं। स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग द आंसर, यू हैव टू नोट द आंसर, आपको नोट करना है। बोथ यानी दोनों, फेस्ड द सेम थिंग, दोनों ने, अब दोनों का एक्सपीरियंस सिमिलर कैसे है ये अपने को बताना है कि बराबर कैसे। हालांकि दोनों की घटनाएं अलग है, लेकिन एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक जैसा कैसे है उनका। तो हमने लिखा है बोथ फेस्ड द सेम थिंग इन इक्वलिटी, दोनों ने एक ही प्रकार की चीज फेस की, वो थी इन इक्वलिटी, असमानता। बोथ फेस्ड द सेम थिंग इन इक्वलिटी, फुल स्टॉप। बोथ फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन, दोनों ने फेस किया भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, एंड अनइक्वल बिहेवियर, और असमान व्यवहार। द बेसिक रीजन ऑफ इनइक्वालिटी इज डिफरेंट, जो मूल कारण था इनइक्वालिटी का दोनों में, वो डिफरेंट था इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में। बट दे फेल्ट द सेम बिहेवियर, लेकिन उन्होंने समान व्यवहार ही फेस किया था। तो यहां पर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही उनका घटनाएं अलग है, बेसिक रीजन अलग है उनका, लेकिन जो एक जो व्यवहार है, असमान व्यवहार, भेदभाव, ये दोनों ने समान रूप से फेस किया था, इसलिए दोनों का एक्सपीरियंस सिमिलर है। तो यहाँ मैं फिर से एक बार इस आंसर को थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। बोथ फेस्ड द सेम थिंग इन इक्वालिटी, बोथ फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल बिहेवियर। The basic reason of inequality is different in both cases, but they felt the same behavior. This is the answer of this question. Let's go to the next. आइए चलते हैं अगले की तरफ। Question number 4. What do you understand? आप क्या समझते हैं by the term all persons are equal before the law? एक टर्म है यहां पर, एक वाक्यांश है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सभी व्यक्ति समान हैं, बिफोर द लॉज, बिफोर द लॉ, कानून के सामने, कानून के सामने सब लोग समान हैं। इस टर्म से, इस वाक्यांश से आप क्या समझते हैं? वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है कि सब लोग कानून के सामने समान रहे। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग द आंसर, यू हैव टू नोट, आपको नोट करना है। डेमोक्रेसी मीन्स सिस्टम ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। तो यहां हमने लिखा है डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मतलब है सिस्टम ऑफ पीपल, लोगों का तंत्र, एंड द पोजीशन ऑफ एवरी पर्सन, जो हर व्यक्ति की जो पोजीशन है, जो स्थान है, मस्ट बी श्योर इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में हर व्यक्ति का स्थान जो है, पोजीशन जो है, वो इक्वल होनी चाहिए, ये श्योर होनी चाहिए। उसकी जो द पोजीशन ऑफ एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वल, समान होनी चाहिए इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में। फॉर मेकिंग द पोजीशन इक्वल ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन की पोजीशन को इक्वल यानी समान बनाने के लिए लॉ हैव टू मेड, लॉ हैज टू मेड, कानून बनाने पड़ते हैं। लॉज लिखते हैं तो लॉज हैव टू मेड, कानून बनाने होते हैं। बाई इन्फोर्सिंग द लॉ, लॉज, लॉज को
क्रियान्वित करके, इन्फोर्सिंग यानी क्रियान्वित करना, किसी कानून को क्रियान्वित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। बाय इन्फोर्सिंग द लॉज, कानून को इन्फोर्स करके, दिस सिस्टम टेक प्लेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में ये सिस्टम स्थापित होता है, सोसाइटी में सिस्टम आता है, स्थान ग्रहण करता है। हर व्यक्ति की पोजीशन समान हो, इसके लिए कानून बनाने होते हैं, और कानून बनाने से ही ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, कि कानून बनाने से ये सिस्टम ये आ सकता है कि हर व्यक्ति की पोजीशन समान हो। सो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसलिए सभी लोग इस सिस्टम इसलिए सभी लोग इक्वल हैं, समान हैं बिफोर द लॉ, कानून के सामने। स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग अगेन द आंसर, यू हैव टू नोट, आपको नोट करना है। डेमोक्रेसी मीन्स सिस्टम ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का सिस्टम। एंड द पोजिशन ऑफ एवरी पर्सन इक्वल, ऐसा लिखिए, द इक्वल पोजिशन ऑफ एवरी पर्सन मस्ट बी श्योर इन दिस सिस्टम, हर व्यक्ति की इक्वल पोजीशन इस सिस्टम में श्योर होनी चाहिए। फॉर मेकिंग द पोजीशन इक्वल ऑफ एवरी पर्सन, लॉज हैव टू मेड बाय इन्फोर्सिंग द लॉज ओनली इन दिस सिस्टम, दिस सिचुएशन टेक प्लेस इन सोसाइटी। सो all persons are equal before the law. So students, you have to note the answer. You should search the correct spellings on the Google और translator. जो स्पेलिंग है वो आपको करेक्ट सर्च करनी चाहिए, और ये इस लेसन में भी मिल जाएगी अधिकतर। तो कोई एक दो स्पेलिंग अगर आपको नॉलेज में नहीं हो तो आप ट्रांसलेटर पर, गूगल ट्रांसलेटर पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। Now we have to do the fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन करना है। According to the rights of persons with disabilities, according to the rights of persons with disabilities act, एक डिसएबिलिटी यानी अयोग्यता, कमी, पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट। पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज का मतलब है जो किसी अयोग्यता से के साथ में जो व्यक्ति होते हैं, जिसको अपन लोकल में सामान्य भाषा में कहूँ तो विकलांग कह सकते हैं अपन, जिसके बॉडी में कोई कमी होती है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी के चलने में दिक्कत है, यानी डिसएबिलिटी है, कोई उसकी बॉडी में कोई कमी है, कोई अयोग्यता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो जिसको अपन विकलांग कहते हैं या अयोग्य कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट्स, राइट्स का मतलब है अधिकार, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, अयोग्य व्यक्तियों के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, डिसेबल पर्सन्स के राइट्स का जो एक्ट बना हुआ है, जो अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसके अनुसार 2016 है, 2016 में बना था ये कानून। पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स, जो लोग डिसएबिलिटीज वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, हैव यानी रखते हैं, इक्वल राइट्स समान अधिकार रखते हैं। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल, और गवर्नमेंट को ये संभव बनाना चाहिए, देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में उनका फुल पार्टिसिपेशन हो, पूर्णतया उनकी सहभागिता हो, वो हर जगह जाएं, हर जगह पहुंचे वो आसानी से। इसको सरकार को इस चीज को करना चाहिए, ऐसा उसमें नियम में लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त शिक्षा, एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, शिक्षा और सुविधाएं, ये जो चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटी, जो विकलांग बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन और इंटीग्रेट और उनके साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी फ्री में।
इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल, जो मुख्य धारा की स्कूलें हैं यानी जो जनरल स्कूलें हैं उनमें वो सारी सुविधाएं और फ्री एजुकेशन ऐसे बच्चों को देनी पड़ेगी, ऐसा उस एक्ट में लिखा हुआ है। दिस लॉ, ये जो कानून बना 2016 में, दिस लॉ आल्सो स्टेट्स, ये लॉ, ये कानून ये भी कहता है दैट ऑल पब्लिक प्लेसेज, कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, जिसमें शामिल है भवन, स्कूल्स एटसेट्रा, शुड बी एसेसिबल, वो पहुंच योग्य होने चाहिए, एंड प्रोवाइडेड विद रैंप्स, और वहां पर रैंप होना चाहिए जाने के लिए, वहां पहुंच होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो विकलांग है, अयोग्यता है, जिनमें कोई भी, हर बिल्डिंग में, हर स्कूल में वहां अंदर तक जाने के लिए रैंप बना हुआ होना चाहिए। रैंप मतलब सीढ़ियां की जगह रैंप का मतलब होता है जहां पे जैसे कोई गाड़ी जा सके अंदर, उसको रैंप कहते हैं। तो वहां पर एक तो एसेसिबल होना चाहिए, हर जगह स्कूल है या कोई भी पब्लिक प्लेस है वो एसेसिबल होना चाहिए, पहुंच योग्य होना चाहिए, और वहां पर रैंप के साथ में उसको प्रोवाइड करना चाहिए, रैंप होना चाहिए वहां पर। तो ये एक कानून है, ऐसा एक कानून 2016 में बना हुआ है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये तो जानकारी दी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर देखो रैंप नहीं है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप्स हैं। तो इसकी जो व्हील चेयर है ना, इसको उठा के लाना पड़ा इसको, इन गार्ड्स को। अगर यहाँ रैंप होता तो ये खुद आ सकता था, लेकिन इसको उठा के लाना पड़ा, तो इसकी जो आत्मसम्मान है ना वो कम होता है फिर इससे, कि भाई मुझे उन्हें उठा के ले जाना पड़ रहा है, वरना ये अपने आप आ सकता था रैंप होता तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, लुक एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को देखिए, एंड थिंक अबाउट द बॉय, और उस बॉय के बारे में सोचिए, हु इज बींग कैरिड डाउन द स्टेयर्स, जिसको स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस, आप क्या सोचते हैं कि ये जो ऊपर का लॉ अपन ने पढ़ा है, जो कानून के बारे में अभी पढ़ा है, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये क्रियान्वित हुआ है, इन हिज केस, इसके केस में वो कानून क्रियान्वित हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ रैंप नहीं है, यहाँ पर सीढ़ियां हैं। वॉट नीड्स टू बी डन, क्या करने की आवश्यकता है, टू मेक द बिल्डिंग मोर एसेसिबल फॉर हिम, उसके लिए बिल्डिंग में क्या और करने की आवश्यकता है कि बिल्डिंग उसके लिए और एसेसिबल बने, पहुंच योग्य बने, आसानी से वो पहुंचे उसमें और बाहर निकले। इसके लिए इस बिल्डिंग में और क्या करने की आवश्यकता है? हाउ वुड हिज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी, और हाउ वुड हिज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स, और उसको ये जो नीचे लाया जा रहा है स्टेयर्स से, वो कितना उसकी डिग्निटी को और उसकी सेफ्टी को प्रभावित कर रहा है। यानी जब उसको उठा के लाया जा रहा है तो उसकी डिग्निटी यानी उसका जो आत्मसम्मान है उसको, और उसकी जो सेफ्टी है, भाई सेफ्टी भी नहीं रह रही है, गिर भी सकता है ये इसमें, तो उसकी सेफ्टी और उसके डिग्निटी दोनों में, दोनों के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, जब इसको उस तरह से उठा के लाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग ए आंसर, एक आंसर बोल रहा हूं मैं, तो वो आपको नोट करना है और फिर आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। एट एवरी स्कूल, हॉस्पिटल एंड एवरी पब्लिक प्लेस, हर स्कूल में, हॉस्पिटल में और हर सार्वजनिक स्थान पर ए रैंप मस्ट बी एग्जिस्ट, एक रैंप उपस्थित होना चाहिए। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में, देयर मस्ट बी आल्सो ए रैंप, वहां पर भी एक रैंप होना चाहिए। इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, सो दैट, ताकि गार्ड्स कुड हिम बीइंग कैरिड, ताकि गार्ड्स उसको ला सकें, कैरिड डाउन, नीचे ला सकें, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, विद हिज डिग्निटी एंड सेफ्टी, उसकी डिग्निटी, उसके गौरव, आत्मसम्मान और सेफ्टी के साथ उसको लाया जा सके। And he could also be able to come down by self, और वो अपने आप भी नीचे आ सके। स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग द आंसर, नोट इट डाउन। एट एवरी स्कूल, हॉस्पिटल एंड एवरी पब्लिक प्लेस,
ए रैंप मस्ट बी एग्जिस्ट, एक रैंप होना चाहिए। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देयर मस्ट बी आल्सो ए रैंप, इसमें भी एक रैंप होना चाहिए। इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, सो दैट, ताकि गार्ड्स कुड हिम बीइंग कैरिड डाउन, उसको गार्ड नीचे ला सके, फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, विद हिज डिग्निटी एंड सेफ्टी, उसकी डिग्निटी और सेफ्टी के साथ। और या ही कुड बी एबल, वह एबल हो सके, टू बीइंग कैरिड डाउन ऑन हिज सेल्फ लेवल, वो नीचे लाया जा सके उसके अपने आधार पर भी, खुद अपने सेल्फ लेवल पर भी वो नीचे आ सके। सो स्टूडेंट्स, ये इसमें रैंप होना चाहिए। बस क्वेश्चन बहुत, आंसर बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन बड़ा था, ऊपर कुछ बातें बताई गई थी, फिर एक क्वेश्चन पूछा कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या होना चाहिए, तो रैंप होना चाहिए इसमें, ताकि इसकी सेफ्टी भी बनी रहे इस बच्चे की जो कि इस पे आ रहा है व्हील चेयर पर, इसकी सेफ्टी भी रहे, इसकी सुरक्षा भी रहे और इसकी डिग्निटी भी रहे, आत्मगौरव भी रहे, इसको ऐसे हीन भावना नहीं आए, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, हीन भावना पैदा नहीं हो इसमें कि भाई मुझे तो लाना पड़ रहा है, ऐसे खुद नहीं आ पा रहा है। तो ये इसका आंसर था। और इन द लास्ट देयर इट इज़ ए ग्लोसरी, यहाँ पर शब्द ज्ञान है, शब्दकोश है, कुछ शब्द आए थे इस लेसन में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वही लिखा है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, ये लोकतंत्रात्मक समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ऑल एडल्ट, कि सारे अडल्ट यानी सारे वयस्क, दोज हु आर 18 एंड अबोव, जो 18 वर्ष के या उससे ऊपर के हैं, सिटीजन्स यानी जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, हैव द राइट, उनको अधिकार है, टू वोट, वोट देने का अधिकार है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिना इससे संबंध रखते हुए उनका जो सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है उसके बिना संबंध रखते हुए वे वोट देने का अधिकार सबको है। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक शब्द आया था डिग्निटी, यानी आत्मसम्मान, आत्मगौरव। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, ये संदर्भित, ये उल्लेखित करता है या ये संदर्भ करता है, संदर्भित है, टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, किसी के खुद के द्वारा, खुद की सोच, एंड अदर पर्सन्स एज वर्थ ऑफ रेस्पेक्ट, किसी के खुद के बारे में या दूसरों के बारे में आदर की जो भावना है, आदर का जो महत्व है, उसके बारे में ये संकेत करता है। डिग्निटी जो शब्द है, खुद के बारे में और किसी दूसरे के बारे में आदर की भावना, अपने खुद के प्रति भी आदर और सामने वाले के प्रति भी आदर, इसको ये रेफर करता है ये शब्द डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है। दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक तथ्य है। डॉक्यूमेंट यानी ये एक क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी कागज, कैसे डॉक्यूमेंट का मतलब वो हिंदी का शब्द एग्जैक्टली नहीं आ रहा है दिमाग में। डॉक्यूमेंट यानी ये एक कागज है, ऐसा मान लीजिए डॉक्यूमेंट का मतलब। दिस इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक तथ्य या कागज है, दैट लेज डाउन, जो जिसमें लाए गए हैं, द बेसिक रूल्स, आधारभूत नियम, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और उपनियम। इसमें बेसिक जो आधारभूत जो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम और उपनियम इसके अंतर्गत लाए गए हैं, फॉर पीपल, लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट और सरकार के लिए, इन द कंट्री, देश में, टू फॉलो, उनका अनुसरण करने के लिए। यानी एक ऐसा एक संकलन है, तथ्य है, कुछ कागजात हैं, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी, नागरिकों के लिए भी और सरकार के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन इसमें लिखे गए हैं, जिनको फॉलो करना होता है, जिनको अनुसरण करना होता है, सरकार को भी और लोगों को भी। सिविल राइट्स मूवमेंट, ये अमेरिका में हुआ था, हमने पढ़ा है लेसन में। वहाँ के नागरिकों ने एक मूवमेंट यानी एक वो आंदोलन किया था समानता के लिए। सिविल राइट्स मूवमेंट, ए मूवमेंट
दैट बिगेन इन यूएसए, एक ऐसा मूवमेंट जो यूएसए में शुरू हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ इन 1950s 1950 में, इन विच जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकी अमेरिकन है पीपल यानी लोग, डिमांडेड इक्वल राइट्स, जिन्होंने समान अधिकारों की मांग की, एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और एक नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग की। अभी बहुत अमेरिका में उत्पात चल रहा है जोरदार, वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, ये कोरोना तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पर एक आंदोलन भी चल रहा है। वहाँ पर एक रेशियल बेसिस पर यानी नस्लीय आधार पर, वहाँ दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक काले एक गोरे, तो ये नस्लीय आधार ये होता है काला गोरा। तो वहाँ एक काले व्यक्ति को मार दिया गोरे सैनिक ने, तो वो जो भी देश के काले लोग हैं जो लाए गए थे अफ्रीका से, हमने पढ़ा है इसके लेसन में पढ़ा है ये सब, तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया है बहुत ज़्यादा, तो वो अभी चल रहा है। तो लेकिन इन्होंने 1950 में इस तरह का समान अधिकारों को लेकर के एक मूवमेंट चलाया था। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द question answers and glossary also of this lesson. We will start the next lesson, the new lesson, the second lesson in next video. See you and bye.